साल है 1221। चंगेज खान, वो खूंखार मंगोल सरदार, सिंधु नदी के किनारे खड़ा है। उसके पास 50,000 तगड़े योद्धा हैं। उसके पीछे मंगोलिया के मैदानों से लेकर फारस के बीच तक जीते हुए राज्यों का एक लंबा सिलसिला है। नदी के पार है हिंदुस्तान, दौलत और पुरानी सभ्यताओं का देश। चंगेज खान ने ख्वारिज्म साम्राज्य को अभी अभी कुचला था। उसके सुल्तान जलालुद्दीन को पहाड़ों और रेगिस्तानों में खदेड़ा था। जलालुद्दीन हिंदुस्तान में पनाह मांगने भागा था। चंगेज खान आसानी से उसका पीछा कर सकता था, अपने ताज में एक और हीरा जोड़ सकता था। फिर भी वो रुका। सिंधु नदी एक सरहद थी, एक ऐसी सीमा जैसी चंगेज खान ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसके रुकने की वजह रहस्य में छिपी हुई है, एक ऐसी पहेली जिसने सदियों से इतिहासकारों को उलझा रखा है। इस अहम मोड़ को समझने के लिए हमें खुद महान खान के जीवन और विजयों में झांकना होगा। ख्वारिज्म साम्राज्य, जो कभी एक पावरशाली ताकत थी, आज के ईरान से लेकर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। इसका शासक सुल्तान मोहम्मद द्वितीय एक विशाल सेना का लीडरशिप करता था और रेशम मार्ग के व्यापार पर नियंत्रण रखता था। मगर उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का कारण बना। जब चंगेज खान ने व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए ख्वारिज्म में दूत भेजे, तो सुल्तान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्हें मरवा डाला। इस हरकत ने मंगोल युद्ध मशीन के गुस्से को भड़का दिया। समरकंद, जो अपनी खूबसूरत मस्जिदों और पुस्तकालयों के लिए जाना जाता था, 1220 में मंगोलों के हाथों में गिर गया। इस्लामी शिक्षा का एक और केंद्र बुखारा का भी यही हश्र हुआ। एक के बाद एक शहर मंगोलों के हमले के आगे ढह गए। सुल्तान मोहम्मद का साम्राज्य बिखर गया और वो खुद एक टूटा हुआ इंसान मर गया। सिंधु नदी पर रुकने का चंगेज खान का फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। उसने अपना साम्राज्य लगातार विस्तार करके अपने रास्ते में आने वाले सभी विरोधियों को कुचल कर बनाया था। अपनी दौलत के साथ हिंदुस्तान जीतने के लिए तैयार लग रहा था। तो फिर वो वापस क्यों मुड़ा? कुछ इतिहासकार सालों की लड़ाई के बाद उसकी सेना की थकान की ओर इशारा करते हैं। दूसरे कहते हैं कि बर्डेंटियर सबकॉन्टिनेंट की गर्मी और उमस ने एक बड़ी रसद चुनौती पेश की। कुछ और मानते हैं कि मानसून की बारिश, जो सिंधु नदी को उफान पर ला सकती थी, ने उसे रोक दिया। हालांकि इन बातों का असर हुआ होगा, लेकिन ये चंगेज खान के फैसले को पूरी तरह से नहीं समझाती। एक गहरी और दिलचस्प संभावना उसके निजी विश्वासों और उसके बढ़ते साम्राज्य के लिए उसके स्ट्रैटेजिक दृष्टिकोण में है। एक थ्योरी जो इतिहासकारों के बीच मशहूर हुई है, वो ये है कि चंगेज खान के फैसले पर उसके धार्मिक विश्वासों का असर था। मंगोल अपने कई समकालीन लोगों के विपरीत धर्म के मामलों में बहुत सहिष्णु थे। वे टेंगरी, अनंत नीले आकाश की पूजा करते थे, एक देवता जो प्रकृति की शक्ति का प्रतीक था। टेंगरीवाद बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से अलग होते हुए इन बर्डेंटियर रिलीजनों के साथ कुछ समानताएं रखता था, खासकर प्रकृति के प्रति सम्मान और सभी चीजों की परस्पर संबद्धता में। यह मुमकिन है कि टेंगरीवाद के सिद्धांतों में डूबे चंगेज खान ने बर्डेंट की आध्यात्मिक परंपराओं में अपने विश्वासों का प्रतिबिंब देखा। चंगेज खान के पीछे हटने का एक और, शायद अधिक व्यावहारिक कारण अपने विशाल साम्राज्य की स्थिरता के लिए उसकी चिंता रही है। वो एक विजेता था, हाँ, लेकिन वो एक चतुर शासक भी था, जो एक विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने की चुनौतियों को समझता था। बर्डेंट में अपनी पहुंच बढ़ाने से एक ऐसी भूमि जिसमें अपनी जटिल पॉलिटिक्स परिदृश्य और दुर्जय आर्मियां थीं, उसके संसाधन कम हो सकते थे और उसके नए जीते हुए क्षेत्रों में विद्रोह को न्योता मिल सकता था। भाग 5, टेंगरीवाद और मंगोलों की टॉलरेंटता। चंगेज खान के लीडरशिप में मंगोल टेंगरीवाद नामक धर्म का पालन करते थे। वे आकाश देवता टेंगरी में विश्वास करते थे, जो परम सत्ता और सभी जीवन के स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मान्यता प्रणाली ने प्रकृति के साथ सामंजस्य, पूर्वजों के प्रति सम्मान और समुदाय की मजबूत भावना पर जोर दिया। अपने समय के कई एम्पायरों के विपरीत मंगोल अन्य रिलीजनों के प्रति उल्लेखनीय रूप से सहिष्णु थे। चंगेज खान ने अपने क्षेत्रों में पूजा की स्वतंत्रता की अनुमति दी। बौद्ध, मुस्लिम और ईसाई सलाहकारों को अपने दरबार में शामिल किया। यह टॉलरेंटता इस व्यावहारिक समझ से उपजी है कि एक विविध साम्राज्य अपनी विभिन्न संस्कृतियों की ताकत पर पनपता है। यह संभव है
कि चंगेज खान ने टेंग्रिवाद और बर्डंत के प्राचीन रिलीजनों के बीच समानताएं देखी। दोनों ने प्राकृतिक दुनिया से जुड़ाव और आध्यात्मिक संतुलन के महत्व पर जोर दिया। इस साझा आध्यात्मिक आधार ने बर्डंत को विजय से बचाने के उसके फैसले में योगदान दिया होगा। भाग 6। तेमुजिन से चंगेज खान तक, कठिनाई में ढला लाइफ। चंगेज खान जैसे शासक के फैसलों को समझने के लिए उस कठिन परिस्थिति में जाना होगा जिसने उसके चरित्र को ढाला। लगभग 1158 में पैदा हुए तेमुजिन का प्रारंभिक जीवन कठिनाई और विपत्तियों से भरा था। उसने अपने पिता, एक आदिवासी सरदार, की हत्या देखी और मंगोलियाई मैदान में जीवन की क्रूर वास्तविकताओं का खुद अनुभव किया। इन शुरुआती चुनौतियों ने उसमें एक प्रचंड डिटर्मिनेशन, जीवित रहने की गहरी भावना और वफादारी और विश्वासघात की गहरी समझ पैदा की। उसने आदिवासी राजनीति के जटिल जाल को नेविगेट करना सीखा, गठबंधन बनाना और अपने दुश्मनों को बेरहमी से कुचलना सीखा। इन अनुभवों ने उसे एक शानदार स्ट्रैटेजिकर, एक करिश्माई नेता और एक दूरदर्शी बना दिया, जिसने बिखरे हुए मंगोल जनजातियों को अपने झंडे तले एकजुट करने का सपना देखा था। यह एक ऐसा सपना था जिसे वह हासिल करेगा। चंगेज खान समुद्री शासक की उपाधि लेगा और विजय के एक अभियान पर निकलेगा जो दुनिया के नक्शे को फिर से बदल देगा। भाग 7। एक साम्राज्य का निर्माण, बीजिंग से बुखारा तक। चंगेज खान के सैन्य अभियान असाधारण से कम नहीं थे। उसने सदियों के आंतरिक संघर्ष को समाप्त करते हुए मंगोल जनजातियों को एकजुट किया। फिर उसने अपना ध्यान बाहर की ओर किया, एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित भूमि साम्राज्य बन जाएगा। 1215 में उसने जिन राजवंश की राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया, जो चीनी इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। उसने चीनी इंजीनियरों और विद्वानों को अपने रैंकों में शामिल किया, नई तकनीकों और प्रशासनिक प्रथाओं को अपनाया। उसकी आर्मियां मध्य एशिया में फैल गईं, ख्वाल्ड साम्राज्य पर विजय प्राप्त की और उसके विशाल क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में जोड़ लिया। चंगेज खान की सैन्य सफलता, उसकी अभिनव रणनीति, रसद में उसकी महारत और उसके सैनिकों में प्रेरित अटूट वफादारी से उपजी है। उसने वंश पर योग्यता को महत्व दिया, कुशल योद्धाओं और सलाहकारों को उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना पदोन्नत किया। उसकी सेना घुड़सवार तीरंदाजों और अनुशासित घुड़सवारों की एक दुर्जय सेना विशाल दूरी तय कर सकती थी और बिजली की गति से हमला कर सकती थी। भाग 8। साम्राज्य का बोझ, विजय पर कंसोलिडेशन। 1221 तक चंगेज खान अपनी शक्ति के चरम पर पहुंच गया था। उसका साम्राज्य प्रशांत महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला हुआ था। फिर भी उसकी विजयों का भार उस पर बढ़ नहीं पड़ा। वह समझ गया था कि सच्ची शक्ति केवल भूमि पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उन पर प्रभावी ढंग से शासन करने में है। बर्डंत में आगे बढ़ने के बजाय सिंधु नदी पर रुकने का फैसला इसी समझ को दर्शाता है। चंगेज खान केवल विजेता नहीं था, वह एम्पायरों का निर्माता था। उसने माना कि अपने लाभ को मजबूत करना, अपने दायरे की स्थिरता सुनिश्चित करना और एक स्थायी विरासत स्थापित करना सर्वोपरि था। उसने एक कानूनी संहिता यासा को लागू किया, जिसने उसके साम्राज्य के भीतर व्यवस्था और न्याय को बढ़ावा दिया। उसने अपने विशाल क्षेत्र में संचार और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए रिले स्टेशनों, यम की एक प्रणाली स्थापित की। उसने विजित लोगों के ज्ञान और कौशल को शामिल करने के मूल्य को पहचानते हुए सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। भाग 9। महान खान की लेगेसी। चंगेज खान की 12 पावरीस में मृत्यु हो गई, लेकिन उसका साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों के अधीन विस्तार करता रहा। उन्होंने इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक के रूप में विरासत छोड़ी। वह एक शानदार सैन्य स्ट्रैटेजिकार, एक चतुर पॉलिटिक जज और एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने दुनिया पर एक अमिट मार्क छोड़ी। हालांकि उसने कभी बर्डंत पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन उसकी परछाई सब कॉन्टिनेंट पर मंडराती रही। उनके वंशज मुगल अंततः बर्डंत में एक पावरशाली साम्राज्य स्थापित करेंगे, जो अपने शानदार पूर्वजों से प्रेरणा लेंगे। चंगेज खान की कहानी विजय, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मानवीय महत्वाकांक्षा की स्थायी शक्ति का एक जटिल ताना बाना है।
वह आकर्षण और बहस का विषय बना हुआ है। उसकी मृत्यु के सदियों बाद इतिहासकारों द्वारा उसके उद्देश्यों और कार्यों की जांच की जाती है। एक बात निश्चित है, इतिहास के पाठ्यक्रम पर चंगेज खान का प्रभाव निर्विवाद है, जिसने एम्पायरों की नियति को आकार दिया और पूरे यूरेशिया में संस्कृतियों के प्रवाह को प्रभावित किया।